हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आज के सेशन में हम एक नई लैटिन मैगजीन समझेंगे और वो है कंटेम्प्रोनिया एक्सपोसिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लीजे। इसको आप इस तरह से समझिए कि आज 11 अगस्त 2023 को 3 बिल हमारे सामने आते हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल। इन तीनों बिल्स को क्यों लाया गया है, क्या इसकी रेलिवेंसी है, क्यों हम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिपील कर रहे हैं और इन तीनों नए एक्ट को लेकर के आ रहे हैं, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इसके बजाय कि आज से आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद जो जनरेशन होगी वो जानेगी। ये जो प्रिंसिपल है या ये जो मैक्सिम हमारे सामने है, ये इसी बारे में बात करती है कि कोई भी एंशिएंट स्टैट्यूट अगर उसे इंटरप्रेट करना हो तो उस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को करते हुए हम ये देखेंगे कि उस वक्त जब ये एक्ट बना था, उस वक्त अगर किसी अथॉरिटी ने इसको इंटरप्रेट किया है तो किस तरह से किया है, क्योंकि वो अथॉरिटी बेहतर जानती है कि भाई ये एक्ट जो है इसकी क्या रेलिवेंसी है। एग्जाम्पल के तौर पर आर वर्सेस गोविंदा, रजाइना वर्सेस गोविंदा, कल्पेबल होमिसाइड नोट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर के बीच का डिफरेंशिएशन, ये हम आज तक पढ़ते आए हैं। रीजन यही है क्योंकि आईपीसी जिन परिस्थितियों में बना था और जिन परिस्थितियों में इन पर्टिकुलर प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है वो बहुत बेहतर तरीके से उस वक्त की अथॉरिटी ने कर दिया था। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं जिन्हें हम अभी तक पढ़ते हैं, जो कि काफी पुराने हैं, जिसमें बालफोर वर्सेस बालफोर की बात आ जाए तो इस तरीके से और बहुत सारे हमारे पास जो है प्रोविजंस के इंटरप्रेट करते हुए बहुत सारे हमारे पास केस लॉ हैं जो कि पुराने हैं, लेकिन हम उन्हें अभी भी फॉलो करते हैं क्योंकि उस वक्त की अथॉरिटी बेहतर जानती थी कि भाई लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है। इसी तरीके से एविडेंस एक्ट के केस लॉ हो, हमारे पास आईपीसी के और केस लॉ हो, वो सभी इस चीज को जो है बताते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई है कि जब परिस्थितियों में कोई भी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया एक्ट पारित होता है, उन परिस्थितियों को वो लोग बेहतर जानते हैं जो कि उस वक्त प्रेजेंट होते हैं, जो कि जनरेशन उस वक्त होती है, इसके बजाय कि आने वाली जनरेशन। जैसे 1947 में देश आजाद हुआ, उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, जो 1947 में लोग होंगे वही महसूस कर सकते हैं, वही जान सकते हैं। आज हम सिर्फ एक प्राउड तो फील कर सकते हैं कि ठीक है हमारा इतना बढ़िया काम हुआ है, लेकिन हम उस पर्टिकुलर चीज को जानते हुए भी जो है महसूस नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी के पैरों में फटा हुआ जूता हो तो वही जानता है कि उसे जो फटा हुआ जूता कहाँ नुकसान पहुंचा रहा है। तो बस यही कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लीजे है कि जो भी कंटेम्प्रेरी अथॉरिटी उस वक्त ही जब लेजिस्लेचर ने प्रेजेंट एक्ट जो कि हमारे सामने आया है उसको इंटरप्रेट करना है वो पास किया है, तो भैया वही अथॉरिटी की जो इंटरप्रिटेशन होगी वो ज्यादा वैल्यू रखेगी एज कम्पेयर टू आज की अथॉरिटी की। समझ में आ गया होगा शायद, क्योंकि उनको सिचुएशन बेहतर पता है। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देशबंधु गुप्ता वर्सेस दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड 1979 में अफर्म किया, कंफर्म किया कि एक जो एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी स्टैट्यूट की या किसी भी डॉक्यूमेंट की, उनके द्वारा बेहतर दी जाएगी जो कि उस वक्त प्रेजेंट थे जब ये पर्टिकुलर स्टैट्यूट जो है वो एनफोर्स हुआ था। मैक्सिम को सबसे पहले लेड डाउन किया लॉर्ड कॉक ने जब वो एक एंशिएंट स्टैट्यूट्स को कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो स्टैट्यूट का कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम ये प्रेजेंट मैक्सिम अप्लाई करते हैं वो एंशिएंट होती हैं, यानी जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न स्टैट्यूट्स होती हैं उन पर ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होती। रीज़न बिल्कुल सिंपल है, अगर हम जेजे एक्ट को इंटरप्रेट करेंगे, पोक्सो को करेंगे, पोश को करेंगे, तो उसमें हम ये मैक्सिम अप्लाई करने की कोई रेलिवेंसी ही नहीं है क्योंकि ये अभी के ही सारे एक्ट हैं, तो इसमें कुछ भी ये मैक्सिम एप्लीकेशन की सवाल ही नहीं होता। तो एंशिएंट स्टैट्यूट्स जो होती हैं उन्हीं पर ये रूल जो है ये मैक्सिम जो है अप्लाई होता है। तो जब कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन होता है यानी पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स होते हैं, अगर हम उनको उसकी लैंग्वेज से क्लियरली समझ पाते हैं तो किसी भी तरीके की मैक्सिम या किसी भी तरीके के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसा दिख रहा है, जैसा बोल रहा है, वैसा ही हमें उसको इंटरप्रेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उसमें एम्बिग्विटी होती है। तो एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए अगर इस मैक्सिम का सहारा लेना है तो जिन अथॉरिटी ने उस पर जब ये एक्ट बना था जिस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया था, हमें इंटरप्रेट बिल्कुल इसी तरीके से करना होगा। लॉर्ड एलन बोरो भी कहते हैं कि भाई एविडेंस, ओपिनियन जो है ना, ओपिनियन इज एविडेंस ऑफ व्हाट द लॉ इज। जो पर्टिकुलर प्रोविजन है जिसको इंटरप्रेट किया गया उस समय की अथॉरिटी के द्वारा, उनकी जो ओपिनियन होगी वो एविडेंस के तौर पर ही काम करती है। इसके अलावा मार्टिन भी कहते हैं कि भाई जो एक ओल्ड स्टैट्यूट्स है उसको कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है उन जजेस के इंटरप्रिटेशन पे जो उस वक्त जीवित थे जबकि ये पर्टिकुलर एक्ट आया था।
लोड साल हाँ, यहाँ पर जो केस है वो है सालकेल्ड वर्सेस जॉनसन का, जिसमें कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने भी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझाते हुए कहा कि जो भी पर्टिकुलर एक्ट होता है जिसको हमें इंटरप्रेट करना होता है, तो इंटरप्रेट करते हुए हमें ऑर्डिनरी मीनिंग उसका निकालना होता है। मिसचीफ रूल को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेट्यूट से आने से पहले क्या कोई प्रॉब्लम थी जो, या कोई कानून था, अगर कानून था तो क्या वो सोल्व नहीं कर पाया जिसकी वजह से हमें प्रेजेंट स्टेट्यूट लाना पड़ा। अगर ऐसा है तो फिर उसको हम उसी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं मिसचीफ रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हमें ये देखना है कि हम इंटेंशन जो है उस पर्टिकुलर टाइम की अथॉरिटी ज़्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू करंट। अब हम इस पर्टिकुलर मैक्सिम के एप्लीकेशन की बात करें, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो ये मैक्सिम जो है अप्लाई होता है एंशिएंट स्टेट्यूट्स को इंटरप्रेट करते हुए, यानी जो कंपैरेटिवली मॉडर्न स्टेट्यूट्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए उन पर अप्लाई जो है ये पर्टिकुलर मैक्सिम नहीं होता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जेके कॉटन स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड। यहाँ पे जेके कॉटन स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल जो थी उनकी एक कंपोसाइट मिल थी जहाँ पर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक वॉज मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए फैब्रिक को यार्न जो था वो एक इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू गुजरता था। जो यार्न उन्हें मिलता था उसको फिर प्रोसेस करते थे एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस में कंपोसाइट मिल में वीविंग करने के लिए, और फिर उससे फैब्रिक बनते थे। तो एप्लीकेंट को एक्साइज ड्यूटी पे करनी थी डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स पर जो कि फैक्ट्री से रिमूव हो रहे थे। तो कलेक्टर सेंट्रल एक्साइज ने एक नोटिस इशू किया रूल 9 सब रूल 1 के अंदर सेंट्रल एक्साइज रूल्स में कि एप्लीकेंट्स जो हैं यानी यहाँ जो प्रेजेंट एपेलेंट्स हैं उनको जो है क्या करना होगा, सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो है पे करना होगा इंटरमीडिएट स्टेज पर भी। अपेलेंट ने कहा कि वो जो है सेंट्रल एक्साइज टैक्स को तभी पे करेंगे जब फैक्ट्री से यार्न जो है निकला है, यानी कि जो इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू प्रोसेस हो रहा है यार्न उस पर वो टैक्स पे नहीं करेंगे, ये उनका कहना था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एक्साइज रूल्स को इंटरप्रेट किया और जजमेंट दिया अपेलेंट के अगेंस्ट और उनकी अपील डिसमिस कर दी। जो यहाँ पे काउंसिल थे उन्होंने केपी वर्गीस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस को यहाँ पर कोर्ट किया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैक्सिम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको अप्लाई किया था। केपी वर्गीस के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय रेफरेंस टू कंटेम्परेरिया एक्स पोस्टिया एक वेल एस्टेब्लिश रूल है इंटरप्रेट करने के लिए, और ये जो प्रेजेंट केस था उसमें उन्होंने इसको मैक्सिम को अप्लाई कर दिया था इंटरप्रेट करते हुए सेंट्रल टैक्स रूल को अप्लाई करते हुए। लेकिन इस प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसके अलावा दो केस और हैं जिसमें एक है राजाराम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक है राजाराम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नाइनटीन 1964 ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ कंटेम्परेरिया एक्सपोसिस्टो को सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट पे अप्लाई करने से मना कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कंटेम्परेरी या कंटेम्परेरी एक्ट में नहीं आता है, यानी कि इस पर्टिकुलर मैक्सिम के परव्यू में नहीं आता, क्योंकि ये कंपैरेटिवली रिसेंट ओरिजिन का है, नया रेवोल्यूशनरी आइडिया से आया है। तो इसीलिए जो है ये जो है सेक्शन के ऊपर कंटेम्परेरिया एक्सपोसिस्टो रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा एक और केस था मेसर्स दोएपेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड एक्ट के कुछ प्रोविजन को इंटरप्रेट किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रीट किया कि जो प्रिंसिपल है कंटेम्परेरिया एक्सपोस्टिया के वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, जो कि अप्लाई होते हैं सिर्फ एम्बिगिशियस लैंग्वेज के कंस्ट्रक्शन में जो कि ओल्ड स्टेट्यूट्स के हों, यानी कि जो मॉडर्न एक्ट है उनके इंटरप्रिटेशन पर ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होती है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इन्हें तभी यूज करिए जब कोई एम्बिगिटी हो, कस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू द एक्ट ऑफ पार्टीज, और जो भी
यूजफुल एंशिएंट एक्ट होते हैं उन्हीं को इंटरप्रेट करने के लिए ये फॉलो होगी। जो यूजफुल नहीं है यानी कि जो मॉडर्न एक्ट यूजफुल नहीं है उन पर अप्लाई नहीं होते, और जो मॉडर्न एक्ट होते हैं उन पर भी अप्लाई नहीं होता। और ये तभी अप्लाई होते हैं जबकि कोई भी ब्रोकन यूसेज एंड प्रैक्टिसेस ना हो। यानी कहने का मतलब ये है, जब हम कस्टम की बात करते हैं तो कस्टम बनता ही तब है जब बहुत लंबे समय से कोई प्रैक्टिस फॉलो हो रही है। अगर किसी भी समय उस प्रैक्टिस को रोक दिया गया तो फिर वो कस्टम नहीं बनाती है, और वो कस्टम नहीं बनाएगी तो उस पर ये मैक्सिम भी अप्लाई नहीं होती है। तो ये इसके जो है लिमिटेशन है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।